बाकी को पर्सनली आप मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। बहरहाल अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अच्छा जी, लास्ट क्लास में हमने जो भी पढ़ा था उसको बुक से रीड करा है आप लोगों ने? यार क्या हो गया है, मैंने क्या मना किया था? मैंने पीडीएफ शेयर करी थी आप लोगों से, आप लोगों ने रिसीव कर ली थी ना? अच्छा, जो स्टूडेंट्स आए रहे ग्रुप में बाद में जिन्होंने ज्वाइन करा है उनको रिसीव नहीं हुई होगी, लेकिन मैंने पीडीएफ भी शेयर कर दी थी और ये स्लाइड्स भी शेयर कर दी थी आप लोगों से, ठीक है। और मुझे ऐसा लगता है कि आज कुछ न्यू स्टूडेंट्स भी हैं, कुछ नए नए फेसेस दिख रहे हैं, ठीक है। अब ऐसा है कि हमने चैप्टर 1 स्टार्ट करा था, और भाई जिन स्टूडेंट्स को अगर जैसे ये कह रहे हैं कि मिस थोड़ा सब्जेक्ट आपका ड्राई लग रहा है, तो मैंने पहली क्लास में ही आप लोगों को ये बात बता दी थी कि स्पेशली जो चैप्टर 1 है वो आप लोगों को ड्राई लगेगा, और इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि जब आप डेफिनेशंस पढ़ रहे होते हो तो वो आपको ड्राई लगती हैं। लेकिन पहले भी उस क्लास में भी मैंने आपको ये बात बताई थी कि जब हम चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे, डिमांड सप्लाई पे आएंगे, तो हम बहुत सारी रियल लाइफ एग्जांपल्स के थ्रू उसको इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करेंगे। और मेरा असल टास्क ही यही होता है कि मैं इस सब्जेक्ट को जितना इंटरेस्टिंग बना सकूं बनाऊं, ठीक है। लेकिन फिर भी जाहिर है थ्योरी का सब्जेक्ट है, थोड़ा बहुत ड्राई जो है वो लगता है, और इकोनॉमिक्स तो वैसे ही बहुत बदनाम है इस लाइन पे, इस उस पे कि भाई बहुत जो है वो ड्राई सा सब्जेक्ट है। चल, अब ऐसा है कि मैं थोड़ा सा रिवीजन दे रही हूँ आप लोगों को। कुछ स्टूडेंट्स ने पढ़ा, जो एग्जांपल समझ में नहीं आई मुझसे पूछा भी, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप जो स्टूडेंट्स रीड कर रहे हैं और अभी से पूछ रहे हैं तो शुरू से कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। फर्स्ट डेफिनेशन जो हमने डिस्कस करी थी वो एडम स्मिथ की थी। अब बहुत ज्यादा डीप नहीं जाऊंगी मैं इस पे, क्योंकि हमारी वैसी क्लास का टाइम काफी अब कम हो गया है। डेफिनेशन में हमने सिंपल ये डिस्कस किया था कि अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ वेल्थ, और काफी डिटेल डिस्कशन रही थी हमारी कि वेल्थ का क्या मतलब है। वेल्थ का मतलब कोई हमने बोला था कि कोई सिर्फ मनी तक जो है वो लिमिटेड नहीं है। वेल्थ का मतलब है हमारे लिए गुड्स एंड सर्विसेज, कोई भी ऐसी चीज जिससे ह्यूमन वांट सेटिस्फाई होती है, जिसकी कोई ना कोई वैल्यू है, जिससे आपको कोई ना कोई बेनिफिट मिलता है, उसको हम वेल्थ कहते हैं, ठीक है। फिर हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात डिस्कस करी थी अपनी कंट्री की एग्जांपल लेते हुए भी, या किसी भी कंट्री की एग्जांपल अगर आप ले लो, कि एडम स्मिथ ने वेल्थ को क्यों इंपॉर्टेंस दी थी, ठीक है। तो हमने इस बात को डिस्कस किया था कि जब किसी भी कंट्री में जितनी ज्यादा प्रोडक्शन होगी गुड्स एंड सर्विसेज की, जितनी ज्यादा वैल्यू की चीजें बनेंगी, वहां के लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड उतना ही हाई होगा, ठीक है ना। तो एडम स्मिथ ने इसी वजह से इंपॉर्टेंस दी थी कि पूरी इकोनॉमी जो है वो इसी के रिवॉल्व जो है आपकी घूमती है, कि कितनी ज्यादा उस इकोनॉमी में प्रोडक्शन हो रही है, उसकी ग्रोथ बेस करती है उसकी प्रोडक्शन के ऊपर, ठीक है। अच्छा, फिर हमने ये बात करी कि भाई एडम स्मिथ को क्रिटिसाइज किया गया था उनकी इस डेफिनेशन पे, और बेस ये बनाया गया था कि उन्होंने एक ऐसा सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस करवाया है जो बहुत मटेरियलिस्टिक है, और इथिकल ग्राउंड पे ये अच्छा नहीं समझा गया था कि भाई एक ऐसा सब्जेक्ट जो कि वेल्थ के अराउंड ही घूम रहा है। उसके बाद आपके पास सेकंड इकोनॉमिस्ट आए थे अल्फ्रेड मार्शल, और उन्होंने इकोनॉमिक्स का जो फोकस है वो वेल्थ से शिफ्ट करके वेलफेयर पे कर दिया था। अच्छा, बुक में शायद एक छोटी सी मिस्टेक है। वैसे सच सच बताओ किसने बुक रीड करी है, पहले तो ये बताओ। माशाल्लाह। अच्छा, बुक में कोई डेफिनेशन में अल्फ्रेड मार्शल की कोई मिस्टेक महसूस हुई आप लोगों को? वेल्थ इज दी सेंट्रल एरिया ऑफ इंटरेस्ट। अल्फ्रेड मार्शल की डेफिनेशन में उन्होंने एक लाइन लिखी है कि वेल्थ इज दी सेंट्रल एरिया ऑफ इंटरेस्ट। ये एडम स्मिथ की डेफिनेशन में होना चाहिए था या अल्फ्रेड मार्शल की? एडम स्मिथ की डेफिनेशन में होना चाहिए था, ठीक है। तो मिस्टेक्स खुद से अब आप जो है वो आपको पता चलती रहेंगी कि भाई ये हमने पढ़ा था तो ये मिस्टेक ही होगी। तो इसमें हमने ये बात करी थी कि अल्फ्रेड ने सिंपल ये बात करी थी कि भाई हम इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ते हैं कि एक आम इंसान की जिंदगी के उस एस्पेक्ट के बारे में कि वो किस तरह जो है वो चीजों को अटेन करता है, रिसोर्सेज को अटेन करता है और उनको वेलफेयर के लिए यूज करता है, ठीक है। इनकी डेफिनेशन को अनक्लियर कहा गया था, क्रिटिसाइज किया गया था इनको भी बहुत सारे ग्राउंड्स पे। थर्ड हमारे पास रॉबिन्स की डेफिनेशन आई थी, जो हमने बात करी थी कि मोस्ट एक्सेप्टेबल डेफिनेशन है अब तक की,
और इन्होंने इकोनॉमिक्स का असल ऑब्जेक्टिव हमें एक्सप्लेन करा था कि इकोनॉमिक्स का ऑब्जेक्टिव क्या है, कि ह्यूमन वांट्स क्योंकि अनलिमिटेड हैं और हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं जो उन वांट्स को सेटिस्फाई करती हैं वो लिमिटेड हैं, तो इकोनॉमिक्स आपको वो डिसीजन मेकिंग पावर देती है कि आप किस तरह उन लिमिटेड रिसोर्सेज से अपने वांट्स को सेटिस्फाई कर सकते हैं, ठीक है ना। और हमने एक एग्जांपल भी यूज करी थी, आप लोगों को याद है, वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट और लग्जरी कार्स वाली, कि अगर हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं और हमारे पास ऑप्शंस हैं कि हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे लगाएं या लग्जरी कार्स पे लगाएं, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो ज्यादा बेहतर डिसीजन है क्योंकि उसका फायदा ज्यादा से ज्यादा लोगों को होगा, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद हम आए थे नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स पे, और इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स आपकी स्टडी टेक्स्ट में गिवन हैं। देखो, अगर पहली क्लास में मुझे ऐसा फीडबैक मिल रहा है कि इतने सारे स्टूडेंट्स में से मुश्किल से 4 से 5 स्टूडेंट्स जो हैं उन्होंने रीड करा है, तो ये कोई सही बात नहीं है। आगे जाकर तो पता नहीं फिर क्या करोगे आप लोग। मैंने फर्स्ट क्लास से ये बात बोली थी कि रीडिंग मस्ट है, एमसीक्यूज कहीं से भी आ सकते हैं, अगर आप स्टार्ट से ही रीडिंग हैबिट रखोगे तो फायदा होगा, आखिर में आपको बिल्कुल भी इस चीज का टाइम नहीं मिलेगा कि आप बुक रीड करो, ठीक है, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता हम आगे बढ़ते जाएंगे, कॉम्प्लिकेटेड होते जाएंगे आपके, ये तो बहुत ही आपका समझो कि बहुत ही बेसिक चीजें हैं जो अभी हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, इकोनॉमिक साइंस है या आर्ट्स है? दोनों है। मेथोडोलॉजी के लिहाज से हमने बोला था इकोनॉमिक साइंस है, इसमें हम फैक्ट्स पढ़ते हैं और उन फैक्ट्स का सॉल्यूशंस वगैरह जो है वो देख रहे होते हैं, हम थ्योरीज देखते हैं कि भाई कोई भी ऑब्जर्वेशन के बाद आप कोई थ्योरी सजेस्ट करते हैं कि भाई इन दोनों वेरिएबल्स का ये रिलेशन है। जैसे कि आपने ये रिलेशन देखा कि भाई जब भी कंज्यूमर की इनकम जो है वो डिक्रीज होगी तो पॉवर्टी लेवल क्या हो जाएगा, इकोनॉमी का इंक्रीज हो जाएगा। यानी आपने एक रिलेशन ऑब्जर्व करा कि जब इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा होगी, अनएम्प्लॉयमेंट मतलब सबको पता ही होगा, ठीक है, बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा होगी तो इनकम लेवल इकोनॉमी का क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और जब इनकम लेवल कम हो जाएगा तो पॉवर्टी क्या हो जाएगी आपकी, बढ़ जाएगी। तो ये जो रिलेशन आपने निकाला ऑब्जर्वेशन के बाद, ये एक थ्योरी है, और आपने फिर सजेस्ट करा कि भाई अनएम्प्लॉयमेंट जो है ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आपकी इनकम लेवल भी कम हो रहा है, पॉवर्टी भी बढ़ रही है, तो अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो कम करने का कोई सोल्यूशन हम निकालते हैं। तो आपने सजेस्ट करा कि लेट्स सपोज एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स को जो है वो आपको प्रमोट करना चाहिए, जितने ज्यादा जो है वो आप इन स्किल्स को प्रमोट करोगे, लोग अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगे, उतना ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। अब ये थ्योरी आपने ऑब्जर्वेशन के बाद आपने ये थ्योरी निकाली, ये देखा कि भाई ये रिलेशन है, और फिर आपने उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन सजेस्ट करा, ठीक है। अब जब आप इस सोल्यूशन को अप्लाई करोगे अपनी इकोनॉमी के ऊपर तो वो क्या होगी, उसकी एप्लीकेशन होगी, ठीक है ना, वो आर्ट्स के अंदर आ जाएगी। तो हमें ये भी दिखता है कि हम प्रॉब्लम देखकर उनका सोल्यूशंस भी फाइंड करते हैं और फिर हम सोल्यूशंस को अप्लाई भी करते हैं अपनी इकोनॉमी पे, ठीक है ना। अच्छा जी, उसके बाद मेरे ख्याल में लास्ट स्लाइड थी हमारी, और इसमें हमने ये बात करी थी कि भाई इकोनॉमिक्स पॉजिटिव साइंस भी है और नॉर्मेटिव साइंस भी है। कोई एक्सप्लेन करेगा कि भाई पॉजिटिव साइंस और नॉर्मेटिव साइंस में क्या डिफरेंस है? बिल्कुल, पॉजिटिव साइंस क्या है, फैक्चुअल स्टेटमेंट्स जितनी भी हैं वो आपकी पॉजिटिव साइंस के अंदर आ जाएंगी, और आपकी जो ओपिनियन बेस्ड जो आपकी जिसमें आप सिंपली सजेस्ट कर रहे होते हो या किसी का अपना ओपिनियन होता है कि वो क्या समझता है कि कैसा होना चाहिए, व्हाट शुड बी या व्हाट ऑट टू बी, ये आपका नॉर्मेटिव साइंस के अंदर आ जाता है, ठीक है। तो ये मेरे ख्याल में हमारा लास्ट कॉन्सेप्ट था जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस करा था। इसके बाद हम थोड़ा सा फर्दर आगे बढ़ जाते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन है यहाँ तक? बिल्कुल, जब आप एप्लीकेशन करेंगे, उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, अप्लाई करेंगे, तो वो फिर आर्ट्स के अंदर। अच्छा जी, ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स, कितने स्टूडेंट्स को पता है कि इकोनॉमिक्स को हम 2 मेजर ब्रांचेस में डिवाइड कर रहे होते हैं? कौन सी 2 ब्रांचेस हैं भाई? माइक्रो और मैक्रो। डिफरेंस क्या है? माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर जो है, नाम ही आपको बता रहा है कि माइक्रो मीन्स स्मॉल। अब माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम इंडिविजुअल लेवल पे बात करते हैं, यानी आपकी पूरी माइक्रो इकोनॉमिक्स इस चीज पे बेस करती है
कि अगर हम एक इंडिविजुअल कंज्यूमर के बिहेवियर को देखें कि एक इंडिविजुअल कंज्यूमर किस तरह अपनी लिमिटेड इनकम से अपने वांट सेटिस्फाई करने की कोशिश करता है, या एक प्रोड्यूसर का हम बिहेवियर देखें कि एक प्रोड्यूसर अपने प्रॉफिट को किस तरह मैक्सिमाइज करने की कोशिश करता है अपने रिसोर्सेज को यूज करते हुए। ये जो कंज्यूमर और प्रोड्यूसर्स का, इंडिविजुअल कंज्यूमर्स और इंडिविजुअल प्रोड्यूसर्स का जो बिहेवियर है, ये हम किस में पढ़ते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स बहुत ही जो है वो छोटे लेवल पे, स्मॉल लेवल पे बात कर रही होती है, ये पूरी इकोनॉमी को कैप्चर नहीं करती, ये इकोनॉमी के कुछ यूनिट्स के बारे में बात कर रही होती है, स्मॉल यूनिट्स के बारे में, ठीक है ना। जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम पूरी इकोनॉमी के इश्यूज के बारे में बात करते हैं, पूरी इकोनॉमी पे बात करते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, अगर मैं ये कहती हूँ, क्योंकि आपके पास इस तरह के एमसीक्यूज आ सकते हैं कि वो आपको ऑप्शंस देखकर पूछे कि ये माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर फॉल करेगा या मैक्रो के अंदर। लेट्स सपोज कि मैं आपसे बोलती हूँ कि एक एग्रीकल्चरल क्रॉप है वीट, उसकी प्राइसेस जो डिटरमिन हो रही होती हैं, इसके बारे में हम स्टडी किस अपने ब्रांच में करते हैं, माइक्रो के अंदर या मैक्रो के अंदर? तो माइक्रो के अंदर, क्योंकि आपने एक पर्टिकुलर, आप उस पर चले गए कि भाई वीट की प्राइसेस जो डिटरमिन हो रही होती हैं उसके बारे में हम किस ब्रांच में पढ़ते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं कि हम अनएम्प्लॉयमेंट के जो है उस प्रॉब्लम के बारे में और उसको सॉल्व करने के लिए जो है वो जो भी सजेशंस हैं, जो भी सॉल्यूशंस हैं, जो भी पॉलिसीज हैं, उनके बारे में हम किस ब्रांच में पढ़ते हैं, तो मैक्रो में। क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट, कोई एक बंदा अगर अनएम्प्लॉय हो जाएगा तो आप वो अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर पूरी इकोनॉमी की अनएम्प्लॉयमेंट नहीं डिटरमिन हो रही होगी, ठीक है ना। अनएम्प्लॉयमेंट मीन्स कि आप पूरी इकोनॉमी को लेते देखते हुए बात कर रहे हो, ठीक है। अच्छा जी, तो आपको मेजर डिफरेंस समझ में आ गया होगा। जैसे इन्होंने थर्ड पॉइंट में अगर आप देखो तो थर्ड पॉइंट में क्या लिखा हुआ है कि हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर किस चीज के बारे में बात करते हैं। कुछ चीजें अभी समझ में आएंगी, कुछ चीजों में थोड़ा सा टाइम लगेगा समझने में, जैसे जैसे हम आगे प्रोसीड करेंगे। ये कह रहे हैं कि इट डील्स विद वेरियस इश्यूज लाइक कमोडिटी प्राइसिंग। तो कमोडिटी का मतलब आप लोगों को पता है कि क्या है, गुड्स, ठीक है ना। बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि मिस आप कमोडिटी का वर्ड बहुत फ्रिक्वेंटली यूज करती हैं, तो कमोडिटी का मतलब क्या है। तो कमोडिटी का सिंपल मतलब गुड्स है, ठीक है। प्रोडक्ट, कमोडिटी, गुड्स, ये एक ही आपकी मीनिंग में यूज किए जाते हैं। अच्छा, हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर एक चीज बहुत फ्रीक्वेंटली पढ़ेंगे कि किसी भी चीज की प्राइसेस जो हैं वो कैसे डिटरमिन होती हैं, ठीक है। कोई भी चीज हो इकोनॉमी के अंदर, उसकी प्राइसेस कैसे डिटरमिन होती हैं, ठीक है ना। वो कौन सी फोर्सेस हैं जो प्राइसेस को डिटरमिन कर रही होती हैं। इसी तरह फैक्टर प्राइसिंग, फैक्टर प्राइसिंग का क्या मतलब है, आप लोगों को याद होगा कि मैंने 4 फैक्टर्स के बारे में बात करी थी कि कोई भी चीज प्रोड्यूस करने के लिए हमें 4 फैक्टर्स की रिक्वायरमेंट होती है। रिपीट कर दोगे जरा, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। ये 4 फैक्टर्स हमने पढ़े थे कि प्रोड्यूसर कोई भी चीज प्रोड्यूस करे या सर्विस दे, उसको ये 4 फैक्टर्स की जरूरत पड़ती है, ठीक है ना। तो इन फैक्टर की प्राइसिंग कैसे डिटरमिन होती है, यानी लेबर की वेज कैसे डिटरमिन, कौन डिटरमिन करता है, ठीक है। कैपिटल का जो रेट है, इंटरेस्ट, वो कौन डिटरमिन करता है, ये फैक्टर प्राइसिंग भी आप पढ़ रहे होते हो, ठीक है। फिर इकोनॉमिक वेलफेयर के बारे में, प्रोडक्शन के बारे में, कंजम्पशन के बारे में, वो प्रोड्यूसर बिहेवियर और कंज्यूमर बिहेवियर के अंदर आ जाता है, ठीक है। ये सारा आप माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़ते हो, जबकि मैक्रो इकोनॉमिक इश्यूज तो आपको पढ़कर ही समझ में आ रहे होंगे ना, कि इन्फ्लेशन, महंगाई, अनएम्प्लॉयमेंट, नेशनल इनकम, यानी ये किसी एक इंडस्ट्री की इनकम या किसी एक कंज्यूमर की इनकम नहीं, पूरी इकोनॉमी की इनकम ना, और नेशनल आउटपुट, गवर्नमेंट पॉलिसीज, ये सब मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर फॉल करता है। नहीं नहीं नहीं, ये सब कॉमा के साथ लिखा हुआ है ना, ये अलग अलग चीजें हैं। आप माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर प्रोडक्शन साइड स्टडी करते हैं, कंजम्पशन साइड स्टडी करते हैं, ठीक है। यानी कंजम्पशन, कंज्यूमर के बारे में आप पढ़ रहे होते हैं कि उसका क्या बिहेवियर है, और प्रोडक्शन के अंदर आप पूरा फॉर्म बिहेवियर देख रहे होते हैं। लेकिन मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी कि बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो है वो आईकैप ने अब यहाँ से खत्म कर दिया है, कंज्यूमर बिहेवियर, ठीक है। उसने वो पूरा का पूरा चैप्टर हटा दिया है, तो अब हम कंजम्पशन के बारे में नहीं पढ़ेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। अच्छा, अब वो स्टूडेंट्स जो कि बुक रीड करते हैं
वो एक बात सुन लें कि जब आप इस टॉपिक पे आओगे तो आपको बहुत ज्यादा डिटेल दिखेगी, आपको दिखेगा उसने स्कोप भी बताया हुआ है, उसने लिमिटेशंस भी बताई हुई हैं। फिलहाल आपने वो स्कोप, लिमिटेशंस, इंपॉर्टेंस नहीं पढ़नी। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिस वक्त आपको नहीं समझ में आ सकती, जब हम आगे पढ़ेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स की थ्योरीज डिस्कस करेंगे, उसके बाद जब आप पढ़ोगे आपको खुद समझ में आ जाएगा कि ये क्या बात हो रही है। ठीक है, तो अभी हमने सिर्फ उसकी बेसिक बेसिक डेफिनेशन और डिफरेंस तक रहना है, हमने उसकी डिटेल पे नहीं जाना। ठीक है, ये वो स्लाइड है जिसको आप पढ़ के आसानी से खुद भी समझ सकते हो। इसको एक दफा रीड कर लो, फिर हम बस आगे बढ़ जाएंगे। नीड्स हमारी बेसिक जरूरियात है ना, रोटी, कपड़ा और मकान जो हम बोलते हैं। ठीक है, और ये क्या है? लिमिटेड। सही है, जबकि बॉन्ड्स क्या है हमारी? अनलिमिटेड, ये कभी खत्म नहीं होती। आप पूछ रहे थे कुछ? आप ग्रुप में ऐड हो गए हो अब आप लोग? यार फेसबुक पे जो है ना वो लिंक आ रहा है कॉमन, एक अभी एक ग्रुप का, पीआरसी का, बैच 2 का, दिसंबर बैच 2 का। तो वो आप फेसबुक पे एआरटीटी के पेज से जो है वो उस लिंक से ज्वाइन कर लो, मैं उसमें ही शेयर करूंगी सब कुछ। ठीक है, जब खुद थोड़ा सा टाइम हो जाएगा, स्टूडेंट्स रजिस्टर्ड हो जाएंगे, तो हम अपना ऑफिस अलग से एक प्राइवेट ग्रुप बना देंगे। ठीक है, अच्छा इसमें किसी को कोई क्वेश्चन तो नहीं पूछना? बहुत बेसिक बेसिक चीजें, ये वो टर्म्स हैं जो फ्रिक्वेंटली आप इकोनॉमिक्स के अंदर रिपीट होता हुआ देखोगे, इस वजह से इनकी मीनिंग्स बताना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें मैं टाइम नहीं लगा रही इसी वजह से कि आप बहुत ज्यादा मैं डिटेल में जाऊं और आप लोगों को भी परेशानी हो। मैं बस क्विकली जितनी जरूरी बात है वो करके आगे बढ़ जाऊंगी। एजेंट्स और पार्टिसिपेंट्स ऑफ एन इकोनॉमी, किसी भी इकोनॉमी के अंदर कितने एजेंट्स होते हैं या कितने पार्टिसिपेंट्स होते हैं? सबसे पहले तो इसका मतलब समझना कि एजेंट्स और पार्टिसिपेंट्स का क्या मतलब है। एजेंट्स या पार्टिसिपेंट्स का मतलब है कि वो इकोनॉमिक एक्टर्स या वो इकोनॉमिक मॉडल्स जो कि आपके डिसीजन मेकिंग ले रहे होते हैं, कोई भी डिसीजन ले रहे होते हैं। ठीक है ना, यानी जो डिसीजन मेकर्स हैं आपकी इकोनॉमी के, वो कहलाते हैं एजेंट्स या पार्टिसिपेंट्स, यानी उनको एक्टर भी बोला जाता है। जैसे कि आप कोई भी ड्रामा या कोई भी फिल्म देखते हैं तो उसमें आपको दिखता है कि यार कुछ लोग हैं जो एक्टिंग कर रहे हैं, ठीक है, जो इन्वॉल्व हैं उस ड्रामा में या फिल्म में, तो आप उनको कहते हैं कि भाई ये एक्टर्स हैं। बिल्कुल इसी तरह इकोनॉमी के अंदर भी कुछ एक्टर्स या कुछ एजेंट्स आपके पास आ जाते हैं जो इकोनॉमी के डिफरेंट डिसीजन मेकिंग में पार्ट ले रहे होते हैं। इनमें हमारे पास 4 मेजर इकोनॉमिक एजेंट्स या पार्टिसिपेंट्स कहलाते हैं। सबसे पहला नाम उन्होंने ऐसे लिखा हुआ है, लेकिन ये हमारे पास कौन आ जाता है? कंज्यूमर। कंज्यूमर का बहुत पॉपुलरली जो है वो उनको हाउस होल्ड बोला जाता है इन इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो कंज्यूमर के लिए हाउस होल्ड वर्ड यूज किया जाता है इकोनॉमिक्स के अंदर। और इन्होंने कंज्यूमर के फंक्शन क्लासिफाई कर दिए कि भाई कंज्यूमर कौन होता है, नाम से ही पता लग रहा है कि जो कुछ कंज्यूम करे। ठीक है, तो कंज्यूमर का क्या फंक्शन है कि ये गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम करता है और साथ ही साथ अपनी लेबर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा होता है। ठीक है ना, प्रोडक्शन यूनिट्स या फर्म्स, इनका क्या फंक्शन है? ये गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं, इनका ये फंक्शन है। ठीक है, अच्छा एक अगर मैं क्वेश्चन पूछूं आप लोगों से कि आप जो बैठे हैं, कंज्यूमर को क्या हमने क्या डिस्कस किया था कि कंज्यूमर को डिसीजन मेकिंग लेते हुए क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, उसके पास क्या ऐसी प्रॉब्लम है, बेसिक प्रॉब्लम, जिसकी वजह से हम कंज्यूमर के बारे में स्टडी कर रहे होते हैं इकोनॉमिक्स को। मतलब आपको एज ए कंज्यूमर क्या बेसिक प्रॉब्लम आप फेस करते हो? वैरायटी ऑफ गुड्स वैसे प्रॉब्लम तो नहीं है, ये तो आपके लिए अच्छा है, जितनी ज्यादा वैरायटी होगी आपकी। लिमिटेड इनकम, ये हमारे लिए सबसे बेसिक प्रॉब्लम जो है, प्रॉब्लम, बेसिक प्रॉब्लम तो हम कंज्यूमर्स के लिए क्या है कि हमारे पास इनकम क्या है? लिमिटेड है। कंजम्पशन के लिए तो गुड्स एंड सर्विसेज हमारे पास हैं, पर इनकम हमारे पास लिमिटेड है। अब प्रोड्यूसर्स को क्या लिमिटेशन फेस करने को
आपको क्या बता सकते हो कि भाई प्रोड्यूसर क्या फेस करते हैं लिमिटेशन? कंज्यूमर तो लिमिटेड इनकम की प्रॉब्लम फेस कर रहे होते हैं, प्रोड्यूसर्स क्या फेस? लिमिटेशन एज अ फॉर्म ऑफ रिसोर्सेस, जैसे उनके पास रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, ऐसे ही प्रोड्यूसर्स के पास भी तो रिसोर्सेज लिमिटेड है ना। जैसे कि मैं एग्जांपल देती हूँ, मैं सोच रही हूँ कि यार बिजनेस स्टार्ट करूँ, ठीक है ना। अब मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, ठीक है। अब मेरे पास फॉर एग्जांपल एक ऑप्शन अवेलेबल है कि मैं रेस्टोरेंट ओपन कर लूँ। दूसरा ऑप्शन अवेलेबल है कि मैं कोई क्लोथिंग सेंटर टाइप का कोई ओपन कर लूँ, अपना कोई ब्रांड अपना निकाल लूँ कोई कपड़ों का। अब अगर मैं, अच्छा, एज अ प्रोड्यूसर या एज अ बिजनेसमैन, हम सब चाहते हैं कि हमारा प्रॉफिट जितना ज्यादा हो उतना अच्छा है हमारे लिए, ठीक है ना। तो अगर मैं ये दोनों ही कर लूं तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा, मेरा प्रॉफिट बहुत अच्छा हो जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, मुझे ये दोनों चीजें ओपन करने के लिए मुझे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन चाहिए ना। मुझे ऐसे तो नहीं कि मैं घर बैठ के बस ख्याली पुलाव बना लूं कि मैं ये भी कर लूं, वो भी कर लूं, ये भी कर लूं, ठीक है ना, बस मैं तो मालदार ही हो जाऊंगी, पैसों में खेलूंगी। उसके लिए हमारे रिसोर्सेज भी तो चाहिए ना, वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन भी चाहिए, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, और इन चारों को के लिए पैसे चाहिए, ठीक है। तो ये रिसोर्सेज की जो रिक्वायरमेंट है ये मेरे लिए जरूरी है, अदरवाइज मैं ये कुछ भी नहीं कर सकती, ठीक है। तो जैसे कंज्यूमर के पास जो है ये कंस्ट्रेन है कि वो जितना चाहे गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम नहीं कर सकता, उसकी इनकम लिमिटेड है, उसको ऑप्शंस देखने पड़ते हैं, चॉइस मेकिंग, डिसीजन मेकिंग करनी पड़ती है कि वो क्या करे और क्या नहीं कर सकता वो। इसी तरह प्रोड्यूसर को भी देखना पड़ता है। अब मैं भी जो है ये सोचूंगी कि क्योंकि मेरे पास रिसोर्सेज लिमिटेड हैं तो मैं दोनों में से एक ही काम कर सकती हूँ। तो मैं दोनों में से कौन सा काम करूंगी जिससे मुझे सबसे ज्यादा प्रॉफिट हो, ठीक है, जिसमें मैं प्रोजेक्ट करूं कि इसमें सबसे ज्यादा प्रॉफिट दिख रहा है मुझे, तो मैं वो काम जो है वो अपना स्टार्ट करूंगी, ठीक है ना। तो यही बात यहाँ पे जो है वो मेंशन करी हुई है इन्होंने कि एलोकेटिंग स्केर्स फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, यहाँ पे हैं हम। allocating scarce factors of production between different potential product to increase its profit। तो जब आप प्रोड्यूसर्स के बारे में पढ़ते हैं तो आप ये पढ़ते हैं कि वो किस तरह अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को यूज करते हुए प्रोडक्शन कर रहे होते हैं और अपना प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमाइज कर रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, गवर्नमेंट के बारे में हम सबको पता है, गवर्नमेंट कौन है? स्टेट है जो पूरे इकोनॉमी को चला रही होती है अपने लॉज वगैरह के थ्रू, ठीक है। और उसके जो भी रिसोर्सेज होते हैं उन्हें डिफरेंट सोशल नीड्स के दरमियान एलोकेट कर रही होती है, उसका भी तो यही काम है ना। सारे इकोनॉमिक एजेंट्स क्या कर रहे हैं? अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को एलोकेट कर रहे हैं। और एलोकेशन जो है ये एक बेसिक फंक्शन है जो कि हम हर इकोनॉमिक एजेंट में पढ़ रहे हैं कि ये की है कि आपने बेस्ट एलोकेशन करनी है, ठीक है, क्योंकि आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज है तो आपको देखना है कि किस तरह आप अपने रिसोर्सेज को इन एलोकेट कर सकते हैं इन अ बेस्ट वे, ठीक है। अच्छा, फॉरेन ट्रेडर्स क्या है बोलेंगे हम? फॉरेन ट्रेडर्स के अंदर कौन आ जाएगा? एग्जैक्टली, एक्सपोर्टर्स एंड इंपोर्टर्स, ये और इकोनॉमिक एजेंट्स के अंदर आ जाते हैं जो कि आपके एक्सपोर्टर्स कौन हैं? जो कि एक्सपोर्ट कर रहे हैं, आपके सेल कर रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। और इम्पोर्टर्स कौन है? जो कि आपके परचेज कर रहे हैं, बाय कर रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है ना। तो ये आपके एक और कलेक्टिव ग्रुप आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास ये चार इकोनॉमिक एजेंट्स आ गए। अब आपके पास ये चीज एमसीक्यूज में कैसे आ सकती है? वो बोलेगा कि विच वन इज नॉट द इकोनॉमिक एजेंट, ठीक है, इस तरह का कोई वो एमसीक्यूज दे देगा, उसमें वो क्या दे देगा? हाउस होल्ड, फर्म्स, गवर्नमेंट, स्टूडेंट, चार ऑप्शन दे दी। अब आपने बोला कि स्टूडेंट तो हमने कोई इकोनॉमिक एजेंट नहीं पढ़ा था, ठीक है, तो ये इकोनॉमिक एजेंट नहीं है। तो इसका ही सिंपल इस तरह का एमसीक्यूज आ सकता है आपके पास। क्लियर है यहाँ तक सबको? आगे बढ़ें। अच्छा जी, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन
जिन्हें हम इनपुट भी कहते हैं। हम फर्स्ट क्लास से ही इनके नेम तो हम रिकॉल करते हुए आ रहे हैं कि इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन कौन से होते हैं। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने इनको कैटेगराइज करा है ह्यूमन एंड नॉन ह्यूमन फैक्टर्स के अंदर। ह्यूमन फैक्टर्स के अंदर जाहिर है कि हमारा लेबर आ जाएगा, और एंटरप्रेन्योर जो है वो आपका ह्यूमन फैक्टर्स के अंदर आ जाएगा। जबकि नॉन ह्यूमन फैक्टर्स में कौन से दो फैक्टर्स फॉल करेंगे आपके, लैंड और कैपिटल। अच्छा जी, लैंड जब हम ऐसे जनरल उस वे में जो बात करते हैं लैंड के, जब हम लैंड वर्ड यूज करते हैं तो हमारे जहन में क्या क्या डेफिनेशन आती है लैंड की? हाँ, सरफेस ऑफ द अर्थ। सरफेस ऑफ द अर्थ ही हमारे जहन में आती है, लैंड का मतलब है सरफेस ऑफ द अर्थ। तो इकोनॉमिक्स में लैंड की डेफिनेशन बहुत ही ब्रॉड है। इकोनॉमिक्स के अंदर लैंड का मतलब सिर्फ ये नहीं है सरफेस ऑफ द अर्थ। इकोनॉमिक्स कहती है कि लैंड मीन्स ऑल नेचुरल गिफ्ट्स, जितने भी आपके नेचर ने गिफ्ट दिए ना, गिफ्ट ऑफ नेचर, जितने भी गिफ्ट ऑफ नेचर है वो सारे के सारे लैंड की डेफिनेशन में आ जाते हैं। ठीक है, जैसे कोई एग्जांपल आप लोग दोगे कि गिफ्ट ऑफ नेचर में हमारे पास क्या आ जाता है? मैं तुम्हें जब से देख रही हूँ तुम बहुत स्माइल कर रहे हो, मतलब तुमसे सवाल पूछूं। गिफ्ट ऑफ नेचर के अंदर क्या कोई आपके जहन में कोई है? हाँ, तुम देख लो यहाँ पे, इसके अलावा कोई एग्जांपल बतानी है? भाई नेचर ने जो भी आपको गिफ्ट दिया है, एक तो बिल्कुल माउंटेन्स, एग्जैक्टली माउंटेन्स भी आ जाएंगे आपके, फॉरेस्ट आ जाएंगे आपके, रिवर्स आ जाएंगे, हाँ बिल्कुल वाटर आ जाएगा आपकी, सनलाइट आ जाएगी, सारे के सारे। इसी तरह मिनरल्स, मेटल्स, ये सारे। क्या चीज? वुड, हाँ बिल्कुल, फॉरेस्ट के अंदर ही आ गया ना, वो फॉरेस्ट के अंदर ही आ गया। एग्जैक्टली, नेचुरल गिफ्ट है ना, हमने तो नहीं बनाई ना। जो चीज हम बना रहे हैं वो डिफरेंट हो जाएगी, जो नेचर ने हमें प्रोवाइड करी है। अब उसमें सरफेस ऑफ द अर्थ भी आ जाएगा और ये बाकी सारी चीजें भी आ जाएंगी, मिनरल्स, मेटल्स वगैरह। ठीक है ना? तो अब हमें एक बात पता चली कि जनरल वे में जब हम बात करते हैं लैंड, तो हमारा मतलब बहुत ही नैरो होता है, जबकि इकोनॉमिक्स के अंदर इसमें बहुत सारी चीजें आ जाती हैं आपकी। ठीक है, फिर एक चीज, अच्छा अगर हम लेबर की बात करें, मैं स्विच कर रही हूँ, लैंड लेबर कैपिटल के तरह ही चल रही हूँ मैं। अगर मैं लेबर की बात करूं तो लेबर तो बहुत आसान है ना, आपकी कोई भी एफर्ट्स, ह्यूमन एफर्ट्स, चाहे वो मेंटल हो या फिजिकल हो। इस वक्त मैं जो एफर्ट दे रही हूँ वो मेंटल एफर्ट है, ठीक है ना। फिजिकल एफर्ट्स आपकी होती हैं जैसे रोड ब्रेकिंग वगैरह, जो मजदूर काम कर रहे हैं, और भी बहुत सारी आपकी सर्विसेज इसमें आ जाती हैं। ठीक है, तो लेबर तो क्या है, जो भी ह्यूमन एफर्ट्स हैं वो सारी की सारी लेबर के अंदर आ जाती हैं, चाहे वो टीचिंग हो, काउंसलिंग हो, माइनिंग हो, रोड ब्रेकिंग हो, सब आपकी लेबर फंक्शंस कहलाएंगे। अच्छा, अब थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट, कैपिटल। कैपिटल के जो डेफिनेशन है उसमें से एमसीक्यूज आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं आपके। कैपिटल का मतलब क्या है? ठीक है, अच्छा ठीक है, हाँ वो अकाउंटिंग की से डेफिनेशन पढ़ के आ रहे हो ना कैपिटल की। अच्छा, ये देखो, दो दो फैक्टर्स में बहुत ही मेजर डिफरेंस है। ठीक है, एक तो लैंड, जो हमने बोला कि भाई इकोनॉमिक्स और जो हम नॉर्मली समझते हैं उन दोनों में डिफरेंस आ जाता है। दूसरा है कैपिटल। कैपिटल के अंदर जो चीज हम डालते हैं ना, वही चीज इकोनॉमिस्ट बोलते हैं कि कैपिटल नहीं है। हम बोलते हैं कि मनी जो है ना वो कैपिटल है, इकोनॉमिस्ट कहते हैं मनी ही कैपिटल नहीं है, कहते हैं मनी कैपिटल नहीं है। अच्छा, रीजन समझना है, इसकी लॉजिक समझना। इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि कैपिटल की डेफिनेशन क्या है, मैन मेड रिसोर्सेस। एक तो वो रिसोर्स जो इंसान ने बनाया है, नेचर की तरफ से नहीं मिला आपको, वो रिसोर्स जो इंसान ने बनाया है और उसके थ्रू आप दूसरी चीजें बना रहे हैं। जैसे कि मैं इस वक्त लैपटॉप के थ्रू आपको सर्विस प्रोवाइड कर रही हूँ ना, टीचिंग एक सर्विस है जो मैं आपको दे रही हूँ। ये लैपटॉप हमें नेचर से नहीं मिला, ठीक है, ये किसी इंसान ने बनाया, मैन मेड रिसोर्स है, और इसके थ्रू मैं सर्विस प्रोवाइड कर रही हूँ आपको। तो ये लैपटॉप इस वक्त
अपने यूज की वजह से क्या कंसिडर किया जाएगा, कैपिटल कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, अब यूज की वजह से कह रही हूँ मैं, ठीक है ना, अगर उससे आप कोई गुड्स प्रोड्यूस नहीं कर रहे या उससे कोई सर्विस प्रोवाइड नहीं कर रहे तो फिर वो कैपिटल नहीं कंसिडर होगा। ठीक है ना। इसी तरह इस वक्त जो यहाँ पे जितनी भी चेयर्स वगैरह जो कुछ रखा हुआ है आपका, वो सारा का सारा कैपिटल कहला रहा है, क्योंकि वो फैसिलिटेट कर रहा है सर्विस प्रोवाइड करने में। ठीक है ना। तो यहाँ पे जितने भी आपके फर्नीचर वगैरह है वो भी इस वक्त कैपिटल की डेफिनेशन के अंदर आ जाएगा, क्योंकि मैन मेड रिसोर्स है और इसके थ्रू गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं आपको। अब ये क्वेश्चन आता है, मशीनरी, इक्विपमेंट, टूल्स वगैरह सारे के सारे किस में आ जाएंगे, आपके कैपिटल के अंदर आ जाएंगे। अब स्टूडेंट्स के ध्यान में ये क्वेश्चन आता है कि फिर मनी कैपिटल क्यों है, क्यों नहीं है मनी। अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिस्ट मनी कैपिटल के अंदर क्यों कंसिडर नहीं किया जाता। कोई गैस कि भाई क्यों ऐसा क्यों होता है। कैसे? अच्छा देखो, जो यहाँ पे लॉजिक है ना जिसकी वजह से कहते हैं कि भाई मनी कैपिटल है, ये बोलते हैं कि आपके पास फॉर एग्जाम्पल 5,000 का नोट है, ये 5,000 का नोट कुछ प्रोड्यूस नहीं कर सकता। इस 5,000 के नोट से आप कुछ खरीदेंगे, बाय करेंगे, वो प्रोड्यूस करेगा। ठीक है ना। तो मनी एक इनडायरेक्ट सोर्स तो है कैपिटल फॉर्मेशन का, लेकिन मनी इटसेल्फ कुछ प्रोड्यूस नहीं कर सकता। ठीक है ना। ये इकोनॉमिस्ट जो है ना कभी सीधी बात नहीं करते, हमेशा जो है ना जरा घुमा फिरा के बात करते हैं। तो भाई ये कहते हैं कि मनी इटसेल्फ कुछ भी प्रोडक्शन नहीं कर सकता, कैपिटल प्रोड्यूस करता है, मशीन से प्रोडक्शन होती है, इक्विपमेंट से प्रोडक्शन होती है। तो मनी, ये बात बिल्कुल सच है कि एक सोर्स बनता है प्रोडक्शन का, लेकिन मनी इटसेल्फ प्रोडक्शन नहीं करता। ठीक है, तो मनी कैपिटल नहीं है। कैपिटल क्या है, वो चीज जो इंसान ने बनाई है और जिसके थ्रू आप दूसरी चीजें बनाते हैं, वो कैपिटल कंसिडर किया जाएगा। ठीक है। अब एक छोटी सी एग्जांपल मैं आपको दूं। फॉर एग्जाम्पल आप एक जमीन देख रहे हैं जो बिल्कुल अपनी नेचुरल फॉर्म में, जिसपे किसी ने कोई रोड नहीं बनाया हुआ, कुछ नहीं, उसको क्या बिल्कुल नेचुरल फॉर्म में, तो वो किसमें कंसिडर की जाएगी, लैंड के अंदर। और अगर उसी पे आपको एक प्रॉपर रोड बना हुआ दिख रहा है तो वो फिर किसमें काउंट हो जाएगा, कैपिटल में काउंट हो जाएगा। ठीक है, डिफरेंस समझ में आया। लैंड वो चीज जो नेचुरल है और कैपिटल वो चीज जो मैन मेड है। ठीक है ना, और उसके थ्रू आप अदर गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, लास्ट हमारे कौन बच गए भाई, एंटरप्रेन्योर बच गया। एंटरप्रेन्योर का क्या काम होता है, मैनेज करना, ऑर्गेनाइज करना। ये बाकी के जितने भी 3 फैक्टर्स हैं इनको यही ऑर्गेनाइज कर रहे होते हैं, यही डिसाइड करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम एआरटीटी की एग्जांपल दें तो एंटरप्रेन्योर के अंदर हमारे पास कौन आ जाएंगे, सर अहमद रजा और सर तारिक दुनिया आ जाएंगे। ये 2 पार्टनर्स हैं जिन्होंने एआरटीटी बिजनेस स्कूल जो है वो स्टैब्लिश करा और इन्होंने इसका जो है वो आगाज करा इसका। अब इन्होंने जब स्टार्ट ये ले रहे थे तो उस वक्त उनको कितना रिस्क था ना, रिस्क के भाई आपके पास बहुत सारे अदर सीए इंस्टीट्यूट्स भी हैं, क्या ये आपका इतना ये चल पाएगा, क्या ये हम इतने ऐसी एजुकेशन दे पाएंगे स्टूडेंट्स को, बहुत सारे रिस्क थे ना। लेकिन उन्होंने इन सब रिस्क को लेते हुए एक ऐसा इंस्टीट्यूट ओपन करा। ठीक है, तो इन्होंने क्या काम करा, इन्होंने सारे फैक्टर्स को कंबाइन करा और मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन इन्होंने रिस्क लिया। लेबर और एंटरप्रेन्योर का डिफरेंस क्या है, लेबर को अगर उसको पता है कि भाई कंपनी को लॉस भी हो रहा होगा ना, तभी मुझे तो एट द एंड ऑफ द मंथ मुझे तो सैलरी मिलनी है ना भाई, मैं ये लॉस थोड़ी बेयर करूंगा या मुझसे थोड़ी बोला जाएगा कि भाई लॉस हुआ है तो आप कुछ पे करें। ये सारा जो लॉस है ये कौन बेयर कर रहा होता है, एंटरप्रेन्योर बेयर कर रहा होता है। ठीक है ना। तो ये हो गया एंटरप्रेन्योर का फंक्शन कि ऐसा कोई इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन जो सारे फैक्टर्स को ऑर्गेनाइज करती है, कंबाइन करती है और रिस्क ले रही होती है। ठीक है, इन सारों की डेफिनेशन क्लियर हो गई सबको। अब देखो इस वजह से इंपॉर्टेंट है कि अगर मैं आगे जाके कैपिटल की कहीं बात करूं तो आप तो वो मनी ही समझेंगे ना, तो इस वजह से ये टर्म्स इकोनॉमिक्स के अंदर इनका क्या मतलब है ये समझना हमारे लिए अभी इस पॉइंट पे बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, रिवॉर्ड्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। लेबर का क्या रिवॉर्ड है,
वेजेस एंड सैलरीज, लेबर को जो है उसकी सर्विसेज के बदले में आप वेजेस और सैलरीज दे रहे होते हैं, ठीक है। लैंड ओनर का रिवॉर्ड क्या है, रेंट है, ठीक है। यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है। अच्छा, मैं स्पेशली वो चीजें एक्सप्लेन कर देती हूँ जो मुझे लगता है कि शायद स्टूडेंट्स को बाद में कभी कंफ्यूज करें, कि ये हमारे इकोनॉमिस्ट थे, बहुत ही फेमस है विल्सन, इन्होंने बोला था भाई रेंट इज द पेमेंट फॉर द यूज ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन दैट आर फिक्स्ड इन सप्लाई, ठीक है। इन्होंने बोला रेंट उस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को यूज करने की पेमेंट है जिसकी सप्लाई क्या है, फिक्स्ड है। तो एक ही फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है जिसकी सप्लाई बाय नेचर फिक्स्ड है, क्या है वो, लैंड। उसकी सप्लाई को आप नहीं चेंज कर सकते, जो नेचर ने जितनी प्रोवाइड कर दी है वो उतनी ही रहेगी, ठीक है। ह्यूमंस का कंट्रोल नहीं है इस पे। अच्छा, कैपिटल का रिवॉर्ड क्या है, इंटरेस्ट। अजीब सा नहीं लग रहा सुनने में? नहीं, भाई जब लिखा हुआ है कि कैपिटल का रिवॉर्ड इंटरेस्ट है तो इट मींस इंटरेस्ट ही है। मैं तो किसी दूसरे हवाले से पूछ रही थी कि शायद आपके जहन में कोई क्वेश्चन आए। हाँ, मैं यही चाह रही थी कि आप में से कोई कम से कम ये क्वेश्चन तो पूछे कि मिस आपने अभी अभी लास्ट स्लाइड में ये बोला था कि मनी इज नॉट कंसिडर्ड एज कैपिटल इन इकोनॉमिक्स, और अब आप बोल रही हैं कि इंटरेस्ट इज द रिवॉर्ड ऑफ कैपिटल। अब ये तो वही बात है कि मैंने अपने आप को फंसाने के खुद ही काम कर लिया है, ठीक है ना। कोई पूछ नहीं रहा था, मैंने जबरदस्ती अब ये क्वेश्चन रेज कर लिया। देखो ये चीज कभी ना कभी आपके जहन में जरूर आएगी जब आप बाद में रीड करोगे कि इसका क्या मतलब हुआ। बिलीव मी कि इसका जवाब खुद इकोनॉमिस्ट के पास नहीं है, ठीक है। अब इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि हाँ ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि भाई मनी कैपिटल नहीं है, तो इंटरेस्ट कैसे रिवॉर्ड हुआ। अब मैं आपको कहानी पूरी बताऊंगी, ठीक है, कि वो क्या कहानी बनाते हैं और किस तरह आप इंटरेस्ट को रिवॉर्ड कह सकते हैं कैपिटल, ठीक है। अब देखो मैं एक नहीं यही कहानी है जिसके थ्रू हम इंटरेस्ट को कैपिटल का रिवॉर्ड बोल सकते हैं, और कोई दूसरी कहानी नहीं। अच्छा, इकोनॉमिस्ट कभी ये कहानी भी नहीं बताएंगे, वो जो कहानी आपको बताएंगे आपको समझ में नहीं आएगी, आप बोलेंगे ये क्या बात कर रहे हैं। मैं वो कहानी बता रही हूँ तो कम से कम आपको समझ में तो आ जाएगी कि हाँ आप थोड़ा बहुत रिलेट कर देंगे, ठीक है ना भाई। मैंने अपने टीचर्स की कुछ चीजें देखी हैं कि जो चीज गलत होती है ना वो नॉर्मली उसको ये बोलने से थोड़ा सा कतराते हैं कि ये गलत है, ठीक है। और अम, हर हर सब्जेक्ट में कुछ ना कुछ जैसे कुछ ग्रे एरियाज होते हैं जो अगर आप टीचर से भी पूछोगे ना तो वो थोड़ा सा जो है वो सोचेगा कि यार इसका क्या जवाब देना चाहिए, ठीक है ना। तो मैं बिल्कुल ओपन इस बात को बोलती हूँ कि हाँ ये कुछ एरियाज ऐसे हैं जो टीचर्स कभी भी इसका, मैंने बहुत प्रोफेसर पीएचडी लेवल के टीचर से पढ़ा वो भी इसका जवाब प्रॉपर नहीं दे पाते। अच्छा, अब देखो बात क्या है, होता ये कि फॉर एग्जांपल अभी आप इसको किस तरह समझ सकते हो। मैं एक बिजनेस करती हूँ, ठीक है, और मुझे जो है वो इन्वेस्टमेंट करनी है, ठीक है। अब इन्वेस्टमेंट क्या करनी है, मुझे अपनी फैक्ट्री में जो है वो मशीन्स इंस्टॉल करनी है, प्लांट्स की रिक्वायरमेंट है, और इसके लिए मुझे अच्छा खासा जो है वो फंड्स जो है वो चाहिए। अच्छा, अब मैं बैंक के पास गई और मैंने बैंक से बोला कि भाई मुझे कुछ पैसे जो हैं वो आपके लोन की फॉर्म में चाहिए, जैसे कि कन्वेंशनल बैंकिंग में होता है कि आप लोन ले रहे होते हैं। अच्छा, अब बैंक ने क्या किया, आपको वो पैसे दिए, उसने आपको मशीन्स नहीं दी, उसने आपको पैसे दिए, और उन पैसों से आपने क्या की, वो मशीन्स खरीद ली, ठीक है। यानी आपने कैपिटल फॉर्मेशन करी। मतलब समझ में आ रहा है ना, कैपिटल फॉर्मेशन मीन कि आपने कैपिटल खरीदा, एडिशन हुआ आपकी कैपिटल में उन पैसों के थ्रू, और आपने बैंक को क्या पे किया, इंटरेस्ट पे करा, ठीक है। अब जो बैंक है ना वो इनडायरेक्टली क्या बन रहा है, उस कैपिटल को प्रोवाइड करने का रीजन, उस कैपिटल फॉर्मेशन की वजह कौन बन रहा है, वो बैंक बन रहा है, ठीक है। तो ऑल्दो कि वो कैपिटल प्रोवाइडर नहीं है, लेकिन वो कैपिटल प्रोवाइड करने की रीजन बन रहा है, और इसी वजह से जो आप उसको पे कर रहे हो वो इंटरेस्ट की फॉर्म में कर रहे हो। तो इस तरह इनडायरेक्ट चैनल से आप इस बात को समझ सकते हो कि कैपिटल का रिवॉर्ड क्या है, इंटरेस्ट है, ठीक है। वैसे अगर हम जनरल वे में बात करें तो हम मनी समझ रहे होते हैं और हमें फिर समझने में मुश्किल नहीं होती, लेकिन क्योंकि हमने यहाँ पे कैपिटल में से मनी को ही हटा दिया है तो इस वजह से हमें थोड़ा सा इनडायरेक्ट चैनल के थ्रू ये बात समझनी पड़ रही है, ठीक है।
बिल्कुल रिपीट कर सकती हूँ। बैंक के पैसे देने की वजह से हुआ क्या? हमने मशीन्स खरीदी ना, वो मशीन्स कैपिटल है ना, वो जो कैपिटल फॉर्मेशन हुई वो बगैर बैंक के पैसे दिए हुए नहीं कर सकते थे ना। अब आपको लोन के पैसों की जरूरत थी, फंड्स की जरूरत थी, तो बैंक रीजन बना कैपिटल फॉर्मेशन की। आप यहाँ पे क्या बोल रहे हो कि कैपिटल का रिवॉर्ड इंटरेस्ट है, इसका क्या मतलब हुआ कि जो प्राइस है ना कैपिटल प्रोवाइड करने की वो क्या है? इंटरेस्ट है। मैं आपको सिर्फ वो बात एक्सप्लेन कर रही हूँ कि ये प्राइस इंटरेस्ट कैसे हुई। कैपिटल प्रोवाइड कौन कर रहा है? आपका बैंक प्रोवाइड कर रहा है, और उसको जो रिवॉर्ड मिल रहा है वो क्या मिल रहा है? इंटरेस्ट मिल रहा है, ठीक है ना। अच्छा, हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपकी चाहे इंटरनल बोरिंग हो या एक्सटर्नल बोरिंग हो, आपकी कॉस्ट जो है ना वो इंटरेस्ट की फॉर्म में ही आती है। अब ये थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चन थोड़ा सा आगे आने आने वाला था, ये पहले हो गया है। तो ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि अगर हम खुद से इंटरनल जो है वो फंडिंग करें, वैसे तो ये बिजनेस सेक्टर में बहुत ही कम होता है इंटरनल फंडिंग। आप किसी ना किसी फॉर्म में बोरो कर रहे हो तो, लेकिन लेट्स सपोज आपने इंटरनल फंडिंग करी, आपने एक्सटर्नल बोरिंग नहीं करी। तो अब इकोनॉमिक्स के अंदर एक कॉन्सेप्ट आता है जो अभी हम कुछ स्लाइड्स बाद पढ़ने वाले थे, और वो कहलाता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, जिन्होंने इकोनॉमिक्स से पहले पढ़ी हुई है उन्होंने डेफिनेटली पढ़ा हुआ होगा कि ये टर्म का क्या मतलब है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का क्या मतलब है कि जब भी आप कोई डिसीजन लेते हैं तो उस डिसीजन की आपको कोई ना कोई कॉस्ट जो है वो बेयर करनी पड़ती है। ठीक है, इकोनॉमिक्स में एक बहुत फेमस एक बात बोली जाती है कि देयर इज नो फ्री लंच, देयर इज नो फ्री लंच। कुछ भी कर ले हम, हमें कोई भी हमारा डिसीजन बगैर कॉस्ट के नहीं हो सकता। जैसे कि अब ये इन्होंने बोला कि अगर हम इंटरनल फंडिंग करें तो हमें तो किसी को पे नहीं करना पड़ रहा, लेकिन वो 1 लाख रुपए लेट्स सपोज जो मैं बैंक से लेती तो मुझे उनको इंटरेस्ट देना पड़ता, वो 1 लाख रुपए अब मैंने मेरे पास अपने रखे हुए थे, मैंने खुद से लगा दिए। अब मेरी कॉस्ट क्या आई है इस डिसीजन की? कि बेसिक दिख तो नहीं रहा कि मेरे पॉकेट से कोई पैसा जा रहा है, मैं किसी को पे कर रही हूँ। हाँ, बैठ के रिलैक्स होके आराम से बताओ। एग्जैक्टली exactly. अगर मैं उन 1 लाख रुपए को कहीं और क्या बैंक में डिपॉजिट करवा देती तो मुझे उसमें उतना ही इंटरेस्ट मिलता है ना, मुझे उस पैसे पे इंटरेस्ट मिलता। अब मिलेगा यार, वो तो बिल्कुल डिफरेंट है। वो तो आप इंटरनल फंडिंग करो या एक्सटर्नल फंडिंग करो, आखिर में जब आप कोई चीज प्रोड्यूस करोगे सारे फैक्टर्स को कंबाइन करके तो प्रॉफिट तो मस्ट है ना। हम वो तो एंड वाली बात है कि जब आप प्रोड्यूस करके बेचोगे तो आपको प्रॉफिट होगा। अभी तो हम कैपिटल तक महदूद है ना, अभी तो हम कैपिटल की कॉस्ट की बात कर रहे हैं कि कैपिटल की प्राइस क्या है। बात समझ में आई आप लोगों को? अगर आप अपना पैसा यूज कर रहे हो तो आप बोल रहे हो कि यार पे तो किसी को नहीं करना पड़ रहा मुझे, पर वो जो पैसा आपने अपना यूज करा है अगर वो आप उसको कहीं इन्वेस्ट कर देते तो उस पर आपको रिटर्न मिलता ना। वो रिटर्न जो आप सेक्रीफाइस कर रहे हो वो आपकी कॉस्ट है उस पैसे को लगाने की। चलिए मैं आपको एक और तरीके से ये बात समझाती हूँ। कुछ क्वेश्चंस बाद वाले होते हैं जो पहले आ जाते हैं। लेट्स सपोज के मेरा घर है और मैंने क्या किया कि अपने ऊपर वाले पोर्शन को जो है वो उस पे मैंने सोचा कि यार कुछ कुछ काम स्टार्ट किया जाए। तो मैंने बोला कि यार मैं ऊपर वाले पोर्शन पे ना अपना कोई छोटा सा कोई काम अपना स्टार्ट कर देती हूँ, ठीक है ना। अच्छा, अब जब क्योंकि मैं अपना ही घर यूज कर रही हूँ तो मुझे किसी को पे नहीं करना है ना, तो दिख क्या रहा है आपको कि मैं किसी को पे नहीं कर रही हूँ और मुझे मुफ्त में जो है ये एक ऐसा मुझे लैंड की कोई कॉस्ट ही नहीं आ रही। ठीक है, लेकिन इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि कॉस्ट आ रही है। ये वो कॉस्ट है जो आप अपने एक अकाउंटिंग के अंदर बैलेंस शीट के अंदर नोट नहीं कर रहे होते, लेकिन ये कॉस्ट आप इनकॉर्पोरेट कर रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो पोर्शन आपने खुद से यूज कर लिया, अगर आप किसी को रेंट आउट करते तो रेंट मिलता है ना, वो रेंट जो है वो आप सेक्रीफाइस कर रहे हो, और ये आपको अपने डिसीजन में इनकॉर्पोरेट करना चाहिए कि ये कॉस्ट आपको आ रही है कि वो रेंट अब आपको नहीं मिल सकता। ठीक है, मजीद डिटेल में नहीं जाऊंगी कि तुम लोग दिमाग ही घूम जाए। ठीक है, तो जब ये बातें आगे आनी है और जब हम उस टाइम पे करेंगे तो बहुत हद तक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो चुकी होगी, तो इतनी मुश्किल बात नहीं लगेगी।
तो कंक्लूजन क्या निकला, इंटरनल फंडिंग हो या एक्सटर्नल फंडिंग हो, इंटरेस्ट रेट आपकी कॉस्ट होगी कैपिटल की, ठीक है, चाहे वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की शक्ल में हो या डायरेक्टली आपको नजर आ रहा हो कि आप पे कर रहे हो, ठीक है। बाकी अगर बातें नहीं समझ में आई तो फिलहाल इग्नोर कर दो, समझो कि मैंने बोला ही नहीं है। इतना मजा तो नहीं आ रहा है। खैर आप लोगों की क्लास जो है ना वैसे ही एक दिन छोड़ के हो रही है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, अच्छा जी, मेरे पास क्वेश्चंस ही नहीं आ रहे हैं। वेरी गुड। किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई कंफ्यूजन है, कुछ भी जहन में कोई भी सवाल आ रहा है, कोई बात समझ में नहीं आई हो, पूछ सकते हो। हाँ तो मैंने बोला पूछ लो, क्या क्या कहना चाह रहे हो मतलब। अच्छा, हाँ देखो एक चीज तो थोड़ा सा अभी से कोशिश करना, अकाउंटिंग और इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट को मिक्स नहीं करना बिल्कुल भी। उसके अंदर इंटरेस्ट की क्या डेफिनेशन पड़ी थी, उसके अंदर कैपिटल की क्या डेफिनेशन पढ़ के आ रहे हो, वो टोटली आपकी डिफरेंट है, ठीक है ना। इकोनॉमिक्स और अकाउंटिंग के अंदर डिफरेंस है, तो इस वजह से अगर उसके कॉन्सेप्ट यहाँ अप्लाई करने लग जाओगे तो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। तो इस सब्जेक्ट को बिल्कुल न्यू, अच्छा अगर दोनों सेम होते तो मैं ये क्यों पढ़ा रही होती। बोलते आपने इकोनॉमिक्स के अंदर कैपिटल भी पढ़ा है, आपको ये भी पता, अकाउंटिंग के अंदर आपने कैपिटल भी पढ़ा है, इंटरेस्ट के बारे में भी पढ़ा है, सब आपने पढ़ा हुआ है, तो मैं आगे ही बढ़ जाती हूँ डायरेक्ट। मैं पढ़ा इसी वजह से रही हूँ क्योंकि इसकी अपनी डेफिनेशन है, हर सब्जेक्ट की जो है वो अपनी एक एक्सप्लेनेशन होती हैं, अपनी टर्म्स का उसका अपना मतलब होता है। तो उसमें कंफ्यूज नहीं हो कि इकोनॉमिक्स के अंदर आप ये पढ़ रहे हो, अकाउंटिंग के अंदर आप ये पढ़ते हो, डिफरेंट है, ठीक है ना। तो जो कॉन्सेप्ट मैं दे रही हूँ इकोनॉमिक्स के, उसको वो याद रखो कि इस सब्जेक्ट में इस चीज का ये मतलब समझा जाता है, ठीक है। भाई ये डिफरेंस बता रहे हैं कि लैंड और उसकी वैल्यू अगर बढ़ती है तो उसको आप इंटरेस्ट कह रहे हो। वैसे ये डेफिनेशन तो मैंने कभी अकाउंटिंग के अंदर भी नहीं पढ़ी है, पता नहीं ये कौन सी डेफिनेशन है। हाँ वो तो डेप्रिसिएशन की बात हो रही है कि उसकी वैल्यू ओवर द टाइम जो डिक्रीज हो रही होती है, रिड्यूस हो रही होती है, उसको हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। डेप्रिसिएशन डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, इंटरेस्ट डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। हाँ बोलो। मेरे लिहाज से कोई डिफरेंस नहीं है, मेरे लिहाज से कोई डिफरेंस नहीं है। ये मैं कह रही हूँ उसके कॉन्सेप्ट को अलग रखो, इसके कॉन्सेप्ट को अलग रखो, जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, ठीक है। बहुत बड़ी गलती हो गई इससे। अच्छा, अम, ये स्लाइड्स जो हैं वो हमारी लास्ट स्लाइड है आज की क्लास की। टाइप्स ऑफ गुड्स ऑन द बेसिस ऑफ कंजम्पशन, ठीक है। गुड्स का क्या मतलब है इकोनॉमिक्स के अंदर, गुड्स का मतलब ये है कि कोई भी वो प्रोडक्ट जो कि ह्यूमन नीड्स या वांट को क्या करती हो, सेटिस्फाई करती हो, उसको हम बोलेंगे कि भाई इसको हम कहते हैं गुड इन इकोनॉमिक्स, ठीक है। In economics, goods refers to the products that satisfy human needs or wants. अब हमारे पास ये वो सारी चीजें अभी हम पढ़ रहे हैं जो एमसीक्यूज में चैप्टर 1 के अंदर पूछी जाती हैं, ठीक है। ये कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है जो आपके पास आता नहीं है, बस हम वैसे ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। कंजम्पशन के लिहाज से इकोनॉमिक्स में गुड्स को 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। सबसे पहला जो आपके पास सबसे पहली कैटेगरी जो आती है उसको कहते हैं हम मेरिट गुड। किसी को पता है मेरिट गुड किसे कहते हैं? यार पहले कुछ ना कुछ तो पढ़ के आ रहे होगे ना, जो पढ़ के आ रहे हैं इकोनॉमिक्स, उन्होंने मेरिट गुड्स पढ़ा है कि मेरिट गुड्स किसे कहते हैं?
नहीं पढ़ा? अच्छा ठीक है। अब यहाँ पे एक वर्ड, आप एक टर्म देख रहे हो जो लिखा हुआ है पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज, सबको नजर आ रहा है? कह रहे हैं कि मेरिट गुड्स वो गुड्स होते हैं जो कि पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज क्रिएट करते हैं। अब पता है प्रॉब्लम ये आती है कि इकोनॉमिक्स जो पहली दफा पढ़ता है ना, उसके लिए जो सिलेबस रखा गया है ना आईकेप की तरफ से, वो इतने से टाइम में उसको कवर करना और उसके लिए समझना वाकई में एक टास्क है सही वाला। क्योंकि आप देखो एक्सटर्नैलिटी एक पूरा न्यू कॉन्सेप्ट है जिसको अगर मैं सिर्फ एक्सटर्नैलिटी समझाने लग जाऊँ ना तो मेरी पूरी क्लास खत्म हो जाए, ठीक है ना। ये बिल्कुल एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। मैं एक दो एग्जांपल से आपको ये बात समझाने की कोशिश करती हूँ तो आपको, ताकि जरा हम 2 से 3 मिनट में किस तरह इस बात को समझ सकते हैं कि एक्सटर्नैलिटी का मतलब क्या है। वैसे एक्सटर्नैलिटी के बारे में भी किसी ने नहीं पढ़ा हुआ इससे पहले। देखो एक्सटर्नैलिटी का मतलब ये है कि कोई भी ऐसा इम्पैक्ट जो कि थर्ड पार्टी पे आ रहा हो। थर्ड पार्टी का क्या मतलब है? कोई एक्टिविटी हो रही है, उस एक्टिविटी के अंदर एक बायर है और एक सेलर है, ठीक है। अगर कोई इम्पैक्ट चाहे वो नेगेटिव पड़ रहा हो चाहे पॉजिटिव पड़ रहा हो, किसी थर्ड पर्सन को पे आ रहा हो जो कि जिसका कोई लेना देना ही ना हो उस एक्टिविटी से, तो ये कहते हैं आप कि ये एक्सटर्नल इम्पैक्ट क्रिएट हो रहा है इस एक्टिविटी का, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक आपकी केमिकल इंडस्ट्री है, ठीक है, ठीक है। अब ये केमिकल इंडस्ट्री जो है, ये इसके नीचे की तरफ जो है वो रिवर है, ठीक है ना। और ये केमिकल इंडस्ट्री क्या करती है कि जितने भी अपना वेस्ट बह रहा होता है ना, क्योंकि उसकी कॉस्ट नहीं आएगी, कि आसान तरीका क्या है कि डंप कर दे रिवर के अंदर, ठीक है ना। तो ये केमिकल इंडस्ट्री क्या करती है, जितना भी वेस्टेज होता है इसका, वो सारा का सारा रिवर में डंप कर देती है, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या आ रही है? प्रॉब्लम ये आ रही है कि इस रिवर पे कुछ फिशरमैन्स हैं जो कि आपके क्या करते हैं, फिशेस कैच करते हैं, ठीक है। और उनकी इनकम जो है वो पूरी की पूरी इस पे बेस करती है कि भाई वो डेली इतनी फिश कैच करेंगे और इससे वो बेचकर अर्न करेंगे। अब जब ये वेस्ट कंटिन्यूसली डंप करती रहेगी ये केमिकल इंडस्ट्री इसमें, तो प्रॉब्लम क्या आएगा? जाहिर है ये जो रिवर है ये पॉल्यूटेड हो जाएगा, आपका क्लीन नहीं रहेगा, और इसकी वजह से जो आपके फिशेस की जो पॉपुलेशन है ये भी कम होना स्टार्ट हो जाएगी। और जब ये फिश की पॉपुलेशन कम होना स्टार्ट होगी तो इम्पैक्ट किस पे आएगा? जाहिर है फिशरमैन की इनकम पे आएगा। अब ये जो एक्टिविटी केमिकल इंडस्ट्री कर रही है, ये इसका इम्पैक्ट एक बिल्कुल थर्ड पार्टी पे आ रहा है, ठीक है। केमिकल ना, ये केमिकल इंडस्ट्री से इसका कोई प्रोडक्शन से कोई ताल्लुक है ना कंजम्पशन से कोई ताल्लुक है, ये बिल्कुल एक दूसरे बिल्कुल थर्ड पर्सन है जिन पर ये इम्पैक्ट आ रहा है इस इकोनॉमिक एक्टिविटी का। तो ये कहलाता है, ये जो मैंने अभी आपको एग्जांपल एक्सप्लेन करी है, कहलाता है आपका नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी, यानी एक नेगेटिव इम्पैक्ट जो कि आपका थर्ड पर्सन पे आ रहा है इस एक्टिविटी का, ये नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी कहलाता है, ठीक है। आसान एग्जांपल है ना, समझ में आ रही है ना आपकी बात की किस तरह एक थर्ड पर्सन पे इम्पैक्ट पड़ रहा है नेगेटिव इस एक्टिविटी का। अब एक पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी की भी एग्जांपल दे देती हूँ। अच्छा, नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी की ये प्रोडक्शन साइड एग्जांपल है, आप स्मोकिंग की भी एग्जांपल ले सकते हैं। एक बंदा जो स्मोक कर रहा है, उसकी सराउंडिंग में जो भी लोग हैं वो थर्ड पर्सन कहलाएंगे ना, उनका कोई ताल्लुक नहीं है उसकी उस एक्टिविटी से, लेकिन वो उनको उन पे कॉस्ट आ रही है, उसकी स्मोकिंग की उन पे कॉस्ट आ रही है। तो ये भी एक्सटर्नल इम्पैक्ट है जो कि स्मोकिंग या अल्कोहल वगैरह हम कहते हैं कि क्रिएट करते हैं, ठीक है। अब मैं एक और एग्जांपल दे देती हूँ आपको। 2 फार्म्स है हमारे पास, एक है एप्पल फार्म, ये मुझे सबसे अच्छी एग्जांपल्स लगती हैं, और एक है आपका हनी फार्म। एप्पल फार्म में जाए एप्पल प्लांट्स वगैरह लगे हुए हैं, एप्पल ट्रीज लगे हुए हैं, और हनी फार्म जो है यहाँ पे जो प्रोड्यूसर है वो आपका हनी जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है, उन्हें उसने हनी बीज रखी हुई है, ठीक है, जो नेक्टर्स वगैरह कलेक्ट करके हनी प्रोड्यूस कर रही है। अच्छा, क्योंकि ये दोनों फार्म जो हैं वो साइड बाय साइड हैं, तो अब हो क्या रहा है कि यहाँ के जो हनी फार्म के अंदर जो हनी बीज हैं ये यहाँ से फ्लाई करके वहां पे भी चली जाती हैं, और वहां पे जो एप्पल ट्रीज हैं ये वहां के भी नेक्टर कलेक्ट करके जो है वो यहाँ पे आ जाती हैं। तो वो क्या रहा है कि इस हनी प्रोड्यूसर को इनडायरेक्ट जो है वो फायदा हो रहा है, इनडायरेक्ट फायदा हो रहा है ना, कि इस एप्पल फार्म के होने की वजह से जो है वो इसको बेनिफिट मिल रहा है।
जो कि आपका कहला रहा है एक्सटर्नल बेनिफिट। अगेन इसका एप्पल फार्म के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है, लेकिन इस एप्पल फार्म के सिर्फ उसके बराबर में होने की वजह से उसको एक एक्सटर्नल बेनिफिट मिल रहा है। ये बेनिफिट जो उसको मिल रहा है ये कहलाता है आपका पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी, ठीक है। इतना समझना इनफ है हमारे लिए। अब वैसे मैंने स्लाइड्स में कुछ भी ऐसा नहीं करा, मैंने बहुत प्यारी सी ड्राइंग्स बनाई हैं, बस इसको एक नजर देख ही लो। ये समझना ही इम्पोर्टेंट था, मैंने कुछ लिखा ऐसे नहीं है, ठीक है। तो ये नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी की एग्जांपल थी और ये पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी की एग्जांपल है। किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना इन दोनों एग्जांपल्स में? अब समझना बात कि ये कहना क्या चाह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि भाई मेरिट गुड्स कौन से गुड्स होते हैं जो कि पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी क्रिएट करते हैं। मतलब क्या हुआ कि ये वो गुड्स हैं जो इनको कंज्यूम कर रहा है या प्रोड्यूस कर रहा है, उसका फायदा तो है ही है, उसके साथ वालों को भी फायदा हो रहा है, ठीक है ना। इसी वजह से हम इन्हें कहते हैं कि ये गुड्स क्या है, सोशली डिजायरेबल गुड्स, यानी इससे पूरी सोसाइटी को फायदा हो रहा होता है। जैसे कि एजुकेशन जो है वो मेरिट गुड के अंदर कंसिडर की जाती है। अब एक बंदा जो एजुकेशन हासिल नहीं करता या उसको लगता है कि यार अपने बच्चे को जो है वो स्कूल भेजने से ज्यादा बेहतर है कि मैं कहीं बिठा दूं, कुछ मंथली कुछ डेली कुछ अर्निंग ही हो जाएगी, कुछ ना कुछ पैसा आएगा घर में, वो इस वजह से क्योंकि वो एजुकेशन का फायदा सिर्फ अपने तक लिमिटेड देख रहा है, ठीक है। वो सिर्फ वो ये देख रहा है कि यार एजुकेशन हासिल कर भी लेगा तो क्या होगा, ठीक है, इसकी आगे जाके थोड़ी इनकम अच्छी हो जाएगी, थोड़ी जॉब लग जाएगी, हमारे घर के थोड़े से हालात हो सकता है बेहतर हो जाए। वो अपनी फैमिली तक और अब उस बंदे तक जो है वो उसका फायदा लिमिटेड रख रहा है। वो ये नहीं देख रहा कि इस एजुकेशन से एक्सटर्नल बेनिफिट कितना क्रिएट हो रहा है। अगर सारे के सारे एजुकेशन हासिल करना ही छोड़ देंगे ये बात सोचकर, तो फिर सोसाइटी का क्या होगा वो आप लोग बेहतर जानते हैं, ठीक है। तो जितनी एजुकेटेड सोसाइटी होगी उतनी डेवलप्ड सोसाइटी कंसिडर की जाती है। जितनी ज्यादा एजुकेशन होगी आपको पता है कि वहाँ के आप उतना ज्यादा लॉस को फॉलो करोगे, आपको सब चीजें पता है क्या किस तरह बात करनी है, हर चीज एथिक्स वगैरह हर चीज जो है वो हम ये कहते हैं कि एजुकेशन हमें सिखाती है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरिट गुड्स, अब मैं टू द पॉइंट उस बात पे जा रही हूँ। मेरिट गुड्स वो गुड्स होते हैं कि जिन्हें अगर आप कंज्यूमर पे छोड़ देना तो कंज्यूमर उसकी इंपॉर्टेंस नहीं समझ पाएंगे, जिसकी वजह से जितना कंज्यूम करना चाहिए उस कमोडिटी को उतनी कंजम्पशन नहीं हो पाएगी। और जब इतनी कंजम्पशन नहीं होगी तो प्रोड्यूसर उस चीज को इतना प्रोड्यूस भी नहीं करेंगे, ठीक है। इसी वजह से मेरिट गुड्स जितने भी हैं तकरीबन आपको दिखेगा उसमें गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट होती है। गवर्नमेंट जो है वो एजुकेशन प्रोवाइड कर रही होती है, ठीक है। कोशिश होती है उसकी कि भाई जितनी ज्यादा जो है वो या तो फ्री प्रोवाइड करे या सब्सिडी के थ्रू जो है वो कम फी करके प्रोवाइड करे, जैसे कि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज में प्रोवाइड की जा रही होती है। इसी तरह गवर्नमेंट को पता है कि हेल्थ भी जो है वो एक मेरिट गुड कंसिडर किया जाता है। अगर आपकी अच्छी हेल्थ नहीं है तो आपको तो जो नुकसान हो रहा है या जो भी आप सफर कर रहे हो वो तो है ही है। जहां आप काम कर रहे हो, जहां अपनी सर्विसेज दे रहे हो, वहां उनकी भी प्रोडक्टिविटी उसकी वजह से क्या हो रही है, इफेक्ट हो रही है। और उनकी प्रोडक्टिविटी जब इफेक्ट होगी, अगर पूरी इकोनॉमी के लोगों की हेल्थ उतनी अच्छी नहीं होगी तो पूरी इकोनॉमी की नेशनल आउटपुट पे इम्पैक्ट पड़ेगा ना। तो ये वो इम्पैक्ट है जो सिर्फ उस पर्सन तक लिमिटेड नहीं है, पूरी सोसाइटी पे इम्पैक्ट आ रहा है। इसी वजह से गवर्नमेंट जो है वो अपने हॉस्पिटल्स वगैरह बनाकर ही कोशिश करती है कि ये फैसिलिटी भी जो है वो प्रोवाइड की जाए उन लोगों को भी जो कि इसको जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकते। तो जितने भी मैरिड गुड्स हैं ये कहलाते हैं कि सोशली डिजायरेबल होते हैं, पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी क्रिएट करते हैं। अगर आप उनको मार्केट पे छोड़ देंगे तो ये चीजें क्या हो जाएंगी, मे बी अंडर कंज्यूम एंड अंडर प्रोड्यूस्ड। इसका मतलब कोई समझाएगा कि अंडर कंज्यूम और अंडर प्रोड्यूस का क्या मतलब है? मतलब जितना प्रोड्यूस होना चाहिए और जितना कंज्यूम होना चाहिए उतना नहीं हो पाएगा, ठीक है। इसी वजह से जो है फिर गवर्नमेंट जो है वो इनको प्रोवाइड करने की कोशिश करती है, क्योंकि गवर्नमेंट को पता है कि गवर्नमेंट पूरी सोसाइटी को इंपॉर्टेंस देख रही है ना, वो सिर्फ अपनी वो नहीं देख रही होती। हम इंडिविजुअल सिर्फ अपने तक लिमिटेड होते हैं कि भाई हमारे लिए क्या जरूरी है, ठीक है। मेरिट गुड समझ में आए, ठीक है। डीमेरिट गुड्स के अपोजिट होंगे। डीमेरिट गुड्स क्या क्रिएट करेंगे,
नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज, ये सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से बैड कंसिडर किए जाते हैं। और ये वो चीजें हैं जिनकी अगर अगेन अब इसमें क्या होगा, अगर मैं इनको सोसाइटी लोगों पे छोड़ दूं, मार्केट पे छोड़ दूं, तो ये चीजें ओवर कंज्यूम और ओवर प्रोड्यूस हो जाएंगी। ठीक है, अब आप जो स्मोक कर रहे हैं, ठीक है, आप में से भी जो करते हैं, अगर आप उनको मना करो तो वो बोलेंगे यार मेरा मसला है ना, मुझे जो भी हो रहा है। अब बात ये कि तुम्हारा मसला नहीं है, ये तो आसपास के बहुत सारे लोगों का मसला है। तो अगेन अगर आप इसको छोड़ दो लोगों के ऊपर, तो लोग इसका जो हार्मफुल इम्पैक्ट पड़ रहा है सोसाइटी पे वो रियलाइज नहीं कर पाएंगे। तो इसको जब वो ज्यादा कंज्यूम करेंगे, भाई जो प्रोड्यूस कर रहा है बोलेगा कि यार बड़ी डिमांड है तो वो ज्यादा प्रोड्यूस करेगा। अब इसमें गवर्नमेंट क्या करती है, टैक्सेस लगा के जो है वो कोशिश करती है कि उसकी प्राइसेस को हाई करे, किसी तरह उसकी कंजम्पशन को जो है वो लिमिटेड रखे। ठीक है, कंजम्पशन और प्रोडक्शन को, ये एक एक्स्ट्रा बात है जो मैं आपको बता रही हूँ। लेकिन डीमेरिट गुड्स में जाहिर है फिर आप इस तरह को कंट्रोल करने की कोशिश करते हो। ठीक है ना। तो इन्होंने अल्कोहल की एग्जांपल ली है, आप सिगरेट वगैरह की एग्जांपल भी ले सकते हैं कि उसको हम डीमेरिट गुड कंसिडर करते हैं। दोनों का डिफरेंस समझ में आ गया सबको? किसी का कोई क्वेश्चन यहाँ पे? अगर मैंने तुम लोगों से पूछना शुरू कर दिया फिर बहुत सारे क्वेश्चंस निकलेंगे हैं। अच्छा, अरीबा खान पूछ रही हैं कि नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी दोबारा बता दें। नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी कोई भी ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी जिसका इम्पैक्ट जो है वो थर्ड पार्टी पे आ रहा हो। ठीक है, स्मोकिंग की एग्जांपल में मैंने बताया कि जो स्मोक कर रहा है वो सिर्फ उस पर इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा, जो भी थर्ड पार्टी है आपकी जिसका कोई उससे लेना देना नहीं है, जो ना सिगरेट का बायर है और ना प्रोड्यूसर है, उस पर भी जो है उस स्मोकिंग की वजह से, इस एक्टिविटी की वजह से इम्पैक्ट पड़ रहा है नेगेटिव। ठीक है, तो नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी का ये मतलब है। और एग्जाम्पल में हमें बहुत आसान सी एग्जाम्पल थी। अच्छा जी, नाम से ये जो तीसरी गुड्स कमोडिटी का नाम लिखा हुआ है पब्लिक गुड्स, नाम से क्या समझ में आ रहा है? मोस्टली यूज गुड्स। अच्छा, और हाँ ठीक है, पब्लिक गुड्स आर रियली अवेलेबल टू ऑल द पीपल इन द सोसाइटी, ये बात तो ठीक है कि भाई सबको प्रोवाइड किए जाते हैं। नॉर्मली पब्लिक गुड्स प्रोवाइड कौन कर रही होती है? गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही होती है। ठीक है, इसमें कुछ एक्स्ट्रा टर्म्स हैं जो समझने वाली हैं। इसकी कुछ थ्योरी भी है, वो मैं आपको ग्रुप में जो है वो सेंड कर दूंगी। अगर मैं लिखवाने लग गई तो बहुत टाइम हो जाएगा। यहाँ दो वर्ड्स लिखे हुए हैं, नॉन राइवलरी और नॉन एक्सक्लूडिबिलिटी। ये दो कैरेक्टरिस्टिक हैं जिनको समझाए बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते। एक्सक्लूडेबल का मतलब तो समझ में आता है ना, आप निकाल सकें किसी को। नॉन एक्सक्लूडेबल का मतलब क्या, आप नहीं निकाल सकें। अच्छा, लेट्स सपोज कि मैं लैपटॉप खरीदने गई, कुछ भी ले लें एग्जांपल, मैं लैपटॉप खरीदने गई शॉप पे, मैंने बोला भाई लैपटॉप दे दो। वो लैपटॉप जब तक मुझे हैंड ओवर नहीं करेगा, जब तक मैं उसको क्या नहीं करूंगी, पैसे नहीं दूंगी। जब तक मैं उसको पेमेंट नहीं दूंगी, जब तक वो मुझे लैपटॉप नहीं देगा। इट मीन्स के उसके हाथ में है मुझे एक्सक्लूड करना। उसके पास ये ऑप्शन है कि वो मुझे एक्सक्लूड कर सकता है अगर मैं उसके लिए पे नहीं करती। तो नॉन एक्सक्लूडेबल का मतलब कुछ ऐसा हुआ कि आप एक्सक्लूड नहीं कर सकें अगर लोगों को, तो ये नॉन एक्सक्लूडेबल के अंदर आ जाएगा। अब एग्जाम्पल देते हैं इसकी। डिफेंस सर्विस है, ठीक है, सबको मिल रही है। जो सेंस ऑफ सिक्योरिटी है, जो सेंस ऑफ प्रोटेक्शन है कि भाई बॉर्डर पे हमारे लिए खड़े हुए हैं फौजी, हमें प्रोटेक्ट कर रहे हैं, वो जो डिफेंस सर्विस प्रोवाइड हो रही है सबके लिए है ना। अगर आप किसी को एक्सक्लूड करना चाहें कि यार तुम्हें नहीं मिलनी चाहिए डिफेंस सर्विस, कैसे करेंगे एक्सक्लूड? मुल्क से बाहर निकाल देंगे उसको। ठीक है, पॉसिबल नहीं है ना एक्सक्लूड करना। अब देखो ये चीज यहाँ पे क्यों आई, ये गवर्नमेंट ही क्यों प्रोवाइड कर रही होती है डिफेंस सर्विस? कभी आपने सोचा अगर डिफेंस सर्विस कोई, बहुत सारी चीजें जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट प्रोवाइड करते हैं, अब आप में से कोई सोचे कि यार मैं जो है वो अपनी फौज बना के डिफेंस सर्विस प्रोवाइड करूंगा, तो आपको लगता है कि आप उसकी कॉस्ट कवर कर पाएंगे? क्यों नहीं कर पाएंगे, मैं रीजन बताती हूँ।
लेट्स सपोज एक कंपनी भाई आई मार्केट में, उसने बोला कि भाई मैंने अपनी फौज बनानी है पाकिस्तान के लिए, अपनी नहीं पाकिस्तान के लिए फौज बनानी है, और हम भाई बहुत जो है वो मॉडर्न इक्विपमेंट्स रखेंगे और ये होगा वो होगा। अब जो है वो सबसे कलेक्शन की बारी आई ना, भाई पैसे लेना है ना, भाई आप कोई चीज प्रोवाइड करो तो पैसे लेना है। अब हर कोई पता है क्या सोचता है ऐसे पॉइंट पे, जिस कमोडिटी के अंदर ये कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, हर कोई ये सोचता है कि यार ये वो चीज है जिसके लिए मैं नहीं भी पे करूं तो बाकी तो सारे पे करेंगे ना, मैं तो सोसाइटी का एक बहुत ही स्मॉल जो है वो मेंबर हूँ, बहुत ही एक छोटा सा यूनिट हूँ मैं इस सोसाइटी का, अगर मैं पे नहीं भी करता तो बाकी सब तो पे कर देंगे, और जब बाकी सब पे कर देंगे तो सर्विस तो प्रोवाइड कर दी जाएगी, और जब एक दफा सर्विस प्रोवाइड कर दी गई तो मुझे कोई नहीं निकाल सकता इस सर्विस को लेने से, क्योंकि एक्सक्लूजन तो पॉसिबल नहीं है ना, एक्सक्लूजन पॉसिबल नहीं है, तो वो कंपनी कभी भी अपनी कॉस्ट ही कवर नहीं कर पाएगी, क्योंकि हर कोई ये सोच के उसके लिए पे ही नहीं करेगा, ठीक है ना। इसी वजह से कुछ सर्विसेज ऐसी होती हैं जो कि गवर्नमेंट को ही प्रोवाइड करनी पड़ती हैं, क्योंकि उसमें कैरेक्टरिस्टिक मिलता है नॉन एक्सक्लूडिबिलिटी, जिसकी ज्वाइंट कंजम्पशन हो रही होती है, एक साथ बहुत सारे लोग उसको कंज्यूम कर रहे होते हैं। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक एक्सप्लेन करके क्लास एंड कर दूंगी, नॉन राइवलरी। नॉन राइवलरी का क्या मतलब है? ठीक है, राइवलरी का मतलब वही होता है राइवल्स, कॉम्पिटिटर्स। यहाँ पे नॉन राइवल का मतलब ये है, आप उसको उस मतलब में ले सकते हैं। राइवलरी का मतलब, पहले तो राइवलरी का मतलब मैं बता दूं, राइवलरी का मतलब ये कि एक चीज जो एक ने कंज्यूम कर ली उसका बेनिफिट एट द सेम टाइम कोई और नहीं ले सकता। जैसे कि मैं गई, अगेन सेम एग्जांपल यूज करी, मैंने लैपटॉप खरीदा, अब ये जो लैपटॉप मैंने खरीदा ना, ये लैपटॉप अब कोई मेरे बराबर में खड़ा होगा नहीं खरीद सकता, अब इसका फायदा सिर्फ मुझे ही मिलेगा क्योंकि मैंने इसको खरीदा है, अब ये इसका बेनिफिट सिर्फ मुझ तक लिमिटेड है, ठीक है। तो ऐसी चीज जिसमें बेनिफिट लिमिटेड हो जाए एक बंदे तक, वो क्या होगा, उसमें कैरेक्टरिस्टिक पाई जाती है राइवलरी की। नॉन राइवलरी का क्या मतलब है कि एट द सेम टाइम बहुत सारे लोग उसका बेनिफिट लें और किसी एक के बेनिफिट लेने से दूसरे का बेनिफिट कम नहीं हो। जैसे कि स्ट्रीट लाइट, पब्लिक, अभी मैंने डिफेंस की एग्जांपल दी, स्ट्रीट लाइटिंग की एग्जांपल ले लेते हैं। स्ट्रीट लाइट्स के नीचे अगर मैं खड़ी हुई हूँ, अब मैं किसी को नहीं आने दे रही, यहाँ पे नीचे नहीं आओ क्योंकि तुम आ जाओगे तो मेरा बेनिफिट कम हो जाएगा, जाहिर पॉसिबल नहीं है। भाई मैं खड़ी हूँ या कोई और खड़ी हूँ, स्ट्रीट लाइट का बेनिफिट सबको मिल रहा होगा, ठीक है। तो वो चीज जो कि ज्वाइंटली कंज्यूम हो रही होती है और किसी एक के कंज्यूम करने से दूसरा का बेनिफिट कम नहीं हो रहा होता, वो कहते हैं उसके अंदर क्या कैरेक्टरिस्टिक पाई जाती है, नॉन राइवलरी की। तो पब्लिक गुड्स के अंदर हमें दो कैरेक्टरिस्टिक्स मिलते हैं, नॉन राइवलरी यानी इनकी ज्वाइंट कंजम्पशन होती है, और नॉन एक्सक्लूडिबिलिटी, एक्सक्लूड करना पॉसिबल नहीं होता इस सर्विस को कंज्यूम करने से, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। रीड कर लो भाई, प्लीज रीड कर लो, थोड़ी सी रीडिंग हैबिट बनाओ अपनी, मुश्किल होगा लेकिन कोशिश करें तो क्या मुमकिन नहीं है। ग्रुप का लिंक अभी पे नहीं है अवेलेबल क्या? है ना, अभी भी है यार, अवेलेबल है ये लोग कह रहे हैं। फेसबुक पेज पे ARTT के पेज पर ही आप जो है अपलोडिंग, अच्छा 4-5 दिन पहले अपलोड हुआ तो थोड़ा सा जो है वो सर्च कर लेना। यार ऐसे कमेंट में करना तो मुश्किल हो जाएगा, अच्छा एक काम करते हैं, ये मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा लेकिन कर लेते हैं। हमारी वैसे 2 बजे तक की क्लास थी ना, मैं अपना नंबर मेंशन कर रही हूँ, मुझे पता है इससे मुझे मुश्किल होगी क्योंकि मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आना स्टार्ट हो जाएंगे और फिर मुझे सबको अलग अलग लिंक देना पड़ेगा, लेकिन चलो अगर तुम लोग को नहीं मिल रहा इन केस फेसबुक से तो मुझे मैसेज कर दो, मैं ग्रुप का लिंक शेयर कर दूंगी, ठीक है। हाँ मैं बताती हूँ, एक सेकंड भाई, ऑनलाइन स्टूडेंट्स ने नोट कर लिए नंबर, ऑफ कर दूं मैं क्लास यार? अच्छा मेरे पास असल में मैसेजेस भी सबके मुझे लग रहा है जैसे नहीं आ रहे हैं, चलो ठीक है मैं क्लास एंड कर रही हूँ, हाफिज।